नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। ज्योतिष हमारे देश की बहुत प्राचीन विद्या है और समय समय पर ज्योतिष के विद्वान ग्रहों की स्थिति देखकर भविष्यवाणियां क्या करते हैं। ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वानों की माने तो मंगल ग्रह की स्थिति से युद्ध का विचार किया जाता है और मंगल ग्रह ने अब अपनी स्थिति को बदल दिया है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और इसीलिए हमने देश के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्यों से बातचीत की है और उनसे ये समझने की कोशिश भी की है कि आखिर यूक्रेन और रूस के युद्ध में अब आगे क्या होने जा रहा है। ये युद्ध खत्म होगा या अभी और विनाश होगा। जंग चल रही है जबरदस्त। युद्ध की उथल पुथल से पूरी दुनिया है त्रस्त। कब खत्म होगा युद्ध? कब होगा समझौता? ज़ेलेंस्की जीतेंगे या पुतिन? देश के बड़े बड़े ज्योतिषी अपनी राय देंगे। एक्वायर कर लिया जाएगा रशिया के द्वारा यूक्रेन का एरिया। यूक्रेन के अंदर अंतःकलह और ज्यादा बढ़ सकता है। पुतिन की डेफिनेटली कुंडली दमदार है। विद्वानों का कहना है कि मंगल की मूवमेंट से शनि और गुरु प्रभावित हो रहे हैं। तो अब युद्ध में क्या होगा? सवाल यह है कि महाभयंकर स्थिति में मंगल क्या इसलिए रक्तपात होगा जमकर? मंगल के साथ गुरु, किसका बुरा टाइम शुरू? रक्तपात या शांतिपात? शनि की वक्र दृष्टि किस पर असर डालने वाली है? शनिदेव अभी कुंभ राशि में अकेले बैठे हुए हैं और जब 27 तारीख को मेष राशि में मंगल आ जाएंगे तो वहां पर ये अपना प्रभाव और भी ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि 27 जून के बाद जो है बहुत सारी चीजों में फिर बदलाव होगा और कहीं ना कहीं युद्ध की जो संभावना है वो फिर से दिखाई देगी। बंद तो होता कहीं नजर नहीं आ रहा। जितना सबसे पहले हुआ था जब मंगल और शनि की जो युति बनी हुई थी, विस्फोटक युति बनी हुई थी, और ऐसे में यहाँ पर जो निर्माण की हुई, जैसे कहते हैं मंगल होता है जो विस्फोटक चीजों का वो करता है, शनि निर्माण करता है, मगर यहाँ पर जब दोनों ही एक साथ आ जाते हैं तो विस्फोटक स्थिति बन जाती है। ज्योतिषी गणनाएं दिखाती हैं, वो इस प्रकार से दिखाती हैं कि आने वाले समय में यूक्रेन के अंदर अंतःकलह और ज्यादा बढ़ सकता है। जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है, बृहस्पति के साथ मंगल की जो स्थिति बनने वाली है और मंगल आगे जाके और स्थिति जो कराएंगे, वहां अंतःकरण की स्थिति, अंतः विरोध की स्थिति बहुत बुरी हो सकती है और अशांति का वातावरण बन सकता है। पुतिन की कुंडली डेफिनेटली बहुत अच्छे से आगे आने वाले में उत्थान के योग बनाएगी, सम्मान के योग बनाएगी और ज़ेलेंस्की की स्थिति उनको बहुत बुरी फंसा सकती है, जन्मपत्री देखते हुए लगता है। यूक्रेन और रूस के करीब 100 दिनों की इस दौर में आखिर कौन ताकतवर हुआ? ज़ेलेंस्की दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। वो पुतिन के हर बम का हिसाब लेने के दावे कर रहे हैं। अपने देश की जनता के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिषी क्या कहते हैं? किसके सितारे कितने मजबूत हैं? अभी अगर हम बात करें पुतिन की और ज़ेलेंस्की की पत्री की, तो ज़ेलेंस्की की पत्री के लिए समय बहुत खराब चल रहा है। उसे कॉम्प्रोमाइज काफी ज्यादा करना पड़ेगा, काफी ज्यादा जो एक्वायर कर लिया जाएगा रशिया के द्वारा यूक्रेन का एरिया।
जेलेंस्की की नहीं टिक पाएगी। वहीं पुतिन जो है वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज उनको भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो उसको भी मैनेज कर जाएंगे। यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन चल रहा है या और बातें चल रही हैं, उनको भी वो मैनेज कर लेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, उन सबसे उभर पाएंगे। मंगल की स्थिति जो है वो गुरु के साथ मिलकर कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल स्थिति में ऐसा बना दिया है कि जहाँ पे यूक्रेन अब उभर नहीं सकता, और उभरेगा तो कई साल लग जाएंगे। बहुत स्थिति उसकी भयावह हो चुकी है। ऐसी स्थिति से उभरना, क्योंकि फाइनेंस बहुत कमजोर हो गया, अब गुरु कमजोर हो गया, फाइनेंस कमजोर हो गया, तो फाइनेंस बनाने में बहुत समय लगेगा। कम से कम यहाँ पर अगर माने तो कम से कम 15-16 साल लग जाएंगे। 16 साल गुरु की महादशा जैसी होती है, तो 16 साल से कम का समय नहीं लगने वाला, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति अब बिल्कुल ऐसी है कि वो उसे उभरने में बहुत समय लगेगा। ज्योतिषियों की माने तो शनि को इंसाफ का देवता माना जाता है। शनि इंसाफ करते हैं। इस जंग में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। आखिर ये कैसा कहर है जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। राहत तो नहीं मिलने वाली उन्हें, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो या मरो या मारो टाइप्स के रहेंगे, तो बहुत मूड स्विंग्स, तो बहुत ही एक इमोशनल हाई पे रहेंगे यूक्रेन के लोग। पुतिन या जेलेंस्की, किसकी कुंडली दमदार है? पुतिन की डेफिनेटली कुंडली दमदार है, बट अगर वो किसी और कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, सिर्फ यूक्रेन तक रहें, क्योंकि अगर किसी और कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो जो सिचुएशनल चीजें बनेंगी वो जैसे चौतरफा फिर उन पे वॉर हो जाएगा। क्योंकि मंगल जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रह है, 0 और 1 में खेलता है, कहता है कि हाँ या ना, तो विद्रोह की स्थिति यूक्रेन के अंदर पैदा होगी, यूक्रेन के अगल बगल पैदा होगी, और यूक्रेन अलग थलग पड़ने वाला है। और खास तौर से इसकी बानगी 12 जुलाई से 23 अक्टूबर के बीच करीब करीब देखी जाएगी। और स्थितियां यकीन मानिए 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक यूक्रेन और उसको सपोर्ट करने वाले और उसके आसपास के देशों के लिए विध्वंसकारी रहेंगी। ज्योतिष के कई विद्वानों का दावा है कि पुतिन को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है। पुतिन के करीबी लोग ही पुतिन को जहर देने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पुतिन को अपनी सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना होगा। इन कयासों के बीच दुनिया में एक ऐसी खबर ट्रेंड कर रही है जिसने तहलका मचा दिया है। दुनिया के कई बड़े अखबारों ने यह खबर प्रकाशित की है कि पुतिन अब सार्वजनिक समारोह में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनकी जगह पर उनका हमशक्ल सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है। ये दुनिया के एक बड़े अखबार की हेडलाइंस है। MI6 का दावा है कि इस बात की संभावना है कि पुतिन की मौत हो चुकी हो और उनका कोई हमशक्ल ही अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है। MI6 यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 कभी कोई दावा बिना सटीक जानकारी के नहीं करता है, क्योंकि ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है और दुनिया की बेहद प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी है, जिसने यूक्रेनी युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। क्या ये दावा सच है? क्या वाकई में जिस पुतिन को जनता टीवी पर देखती है वो पुतिन नहीं बल्कि उनका कोई हमशक्ल है? ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का दावा सच्चा है या फिर झूठा? आज हम इसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि इस बेहद अहम जानकारी का असर यूक्रेन और रूस के मौजूदा युद्ध पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आज से 4 साल पहले की हैं। ये पुतिन की एकदम असली और ओरिजिनल तस्वीरें हैं। पुतिन अपना कोट पहनते हैं, पुतिन अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और अपनी आलीशान गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इसके बाद पुतिन का काफिला क्रेमलिन पहुंचता है। यहाँ पुतिन सीढ़ियों को बहुत आराम से चढ़ते हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा शपथ लेते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों में पुतिन के शरीर का वजन काफी कम लग रहा है, लेकिन यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान पुतिन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जरा उसको भी गौर से देखिए। ये तस्वीरें मार्च महीने की हैं, जब क्राइमिया के विलय के बाद पुतिन ने जश्न के कार्यक्रम में भाग लिया था। यहाँ पुतिन कम एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनका वजन भी ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है।
अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। 9 मई को जब रूस का विजय दिवस था, उस वक्त भी तस्वीरें करीब करीब ऐसी ही नजर आ रही थी। सवाल ये है कि क्या वाकई में पुतिन की जो तस्वीरें दुनिया को नजर आ रही है उसमें कुछ ना कुछ तिलिस्म है? सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी प्रोपेगेंडा करके यूक्रेन में युद्ध लड़ने वाले रूसी सैनिकों का मनोबल कमजोर करना चाहती है? MI6 के अधिकारियों के इस दावे की चर्चा है कि पुतिन अब एक्टिव नहीं हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके हम शक्ल शामिल हो रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों का ये दावा है कि पुतिन के साथियों ने जानबूझकर असली पुतिन को गुप्त रखा है। हो सकता है कि जब तक यूक्रेन का युद्ध चल रहा है इस बात को गुप्त ही रखा जाए कि पुतिन बहुत ज्यादा बीमार हैं या फिर वो मर चुके हैं, ताकि रूसी सैनिकों का मनोबल टूटने ना पाए। पुतिन की सेहत को लेकर लंबे समय से पूरी दुनिया में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। क्रेमलिन इन सवालों पर मौन रहता है। अगर कुछ बोलता भी है तो यही कि पुतिन एकदम स्वस्थ हैं। लेकिन यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियां लगातार दावे कर रही हैं कि पुतिन को कैंसर और पार्किंसंस जैसी गंभीर बीमारियां हैं। पुतिन की सेहत यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच काफी ज्यादा चर्चा में रही है। यूक्रेन की तरफ से भी इस तरह के दावे युद्ध के दौरान ही किए गए हैं। यूरोपीय देशों के एक्सपर्ट कई अखबारों में ये दावे कर रहे हैं कि पुतिन एस्टेरॉयड ले रहे हैं और कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बीमार होने की वजह से उन्होंने अपने हम शक्ल एक्टिव कर दिए हैं? ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बात की बड़ी संभावना है कि अगर पुतिन को कुछ भी होता है तो उनकी जगह उनके हम शक्ल को ही दुनिया के सामने उतार दिया जाएगा, ताकि दुनिया को पूरी तरह से धोखे में रखा जा सके। और ये सब इसलिए किया जाएगा ताकि पुतिन की नामौजूदगी में यूक्रेन युद्ध पर कोई असर न होने पाए। दरअसल रूस को चलाने वाले पुतिन के करीबियों को लगता है कि अगर पुतिन नहीं रहे तो रूस के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा और फिर अगली सरकार यूक्रेन से रूस की सेना को पीछे खींच लेगी। MI6 के एक एजेंट क्रिस्टोफर स्टील ने दावा किया है कि वो रूस के राष्ट्रपति भवन के अंदर के हालात को जानता है और उसे इस बात की भी जानकारी है कि युद्ध से पहले पुतिन ने कैंसर का इलाज करवाया है और जब वो अहम मीटिंग से बाहर रहे तो उनके हम शक्ल का इस्तेमाल हुआ। इस तरह यूक्रेन युद्ध में रूसी सैनिकों का मनोबल टूटने से बचाया गया। खबर तो ये भी है कि पुतिन के यही बॉडी डबल और हम शक्ल जनरलों से मुलाकात भी कर लेते हैं और अलग अलग मीटिंग्स में भी हिस्सा लेते हैं। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि पुतिन पर खतरे को देखते हुए भी बॉडी डबल या हम शक्लों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। खबर ये है कि रूस ने मारियोपोल के अंदर थर्मामाइट रेन बम का इस्तेमाल किया है। थर्माइट बम बारिश की बूंदों की तरह टुकड़ों में चलते हुए बंकरों को तोड़ देने की क्षमता रखते हैं। थर्माइट को आग लगाने वाले रॉकेट 9M22S का उपयोग करके दागा जा रहा है। ये एक बेहद खतरनाक बम है जिसमें थर्माइट, धातु पाउडर और धातु ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ये इतना खतरनाक है कि 2400 सेल्सियस से अधिक के तापमान पर जलता है और इतना गर्म होने के कारण ये स्टील और कंक्रीट तक को जलाकर राख कर देता है। इंसान के संपर्क में आने पर तो ये हड्डियां भी पूरी तरह पिघला देता है। ये इतना घातक हथियार है कि इंसानी त्वचा को जलाकर दर्दनाक जलन पैदा कर सकता है और इससे सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र इन बमों पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन फिर भी इस तरह के खतरनाक बमों के उपयोग की आशंका जताई गई है।
और इस वक्त पूरी दुनिया में एक लेडी किलर की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। इस लेडी ने पुतिन के मिलते ही उन्हें जान से मार डालने की कसम खाई है। इस महिला का मानना यह है कि यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुतिन है। यूक्रेन में जितनी भी तबाही हुई है उसकी वजह सिर्फ पुतिन है और इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कौन है ये लेडी किलर जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, पुतिन का कत्ल? इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। चेहरे पर गुस्सा, हाथ में AK-47 और टारगेट क्या है आप खुद सुन लीजिए। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. पुतिन की जान लेने की कसम खाने वाली इस किलर लेडी की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। पुतिन के मिलते ही उन्हें शूट कर देने की सौगंध उठाने वाली इस लेडी को लेकर रूस में तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन खुद इस किलर लेडी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, पहले आप वो सुनिए। If you had the gun that we've all pictured you with, saw you with, if that was in your lap right now and he was sitting where I'm sitting. Yeah, my move would be to shoot. Well, I trained for 2 months. I think I would be good. महायुद्ध में जब ज़ेलेंस्की की सेना रूसी फौज से टक्कर ले रही है, जब पूरी दुनिया यूक्रेन में तबाही की तस्वीरों से व्यथित हो रही है, इस लेडी के दिल में पुतिन को मार डालने का अरमान पल रहा है। और तो और बाकायदा इसने पुतिन को खत्म करने के लिए 2 महीने की कठिन ट्रेनिंग भी ली है। इंटरनेट पर कई साइट्स खंगालने के बाद इस लेडी के बारे में जो हमें डिटेल मिली है, टीवी पर पुतिन के खिलाफ जहर उगलने वाली इस महिला का नाम है कीरा रुडिक। उम्र है 36 साल। 2019 में वॉइस पार्टी से चुनाव लड़ी और अब यूक्रेन की सांसद है। इसके पहले कीरा रुडिक यूक्रेन और अमेरिका में IT प्रोफेशनल रह चुकी हैं। What would you say to him personally if he was sitting where I'm sitting right now? Nothing. You have to shoot when you see him. Kill him. Of course. That's what you're supposed to do. Be clear, if you had the gun that we've all pictured you with, saw you with, if that was in your lap right now and he was sitting where I'm sitting. Yeah, my move would be to shoot. Well, I trained for 2 months. I think I would be good. रूस के प्रति यूक्रेन के लोगों में प्रतिशोध की भावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की सेना से लेकर सांसद तक में रूस के प्रति गुस्सा है। पूरा यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन को जिम्मेदार मानता है। जनता की इसी भावना को वहां की सांसद अब टीवी पर बयां कर रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की सांसद कीरा रुडिक ने पुतिन के खिलाफ बयान दिया है। इससे पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब उन्होंने अपना एक फोटो ट्वीट किया था। इसमें AK-47 हाथ में लिए हुई थी और ट्वीट में लिखा था, मैं इस बंदूक का इस्तेमाल करना सीख रही हूँ। ये अजीब लगता है क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। हमारी महिलाएं हमारे पुरुषों की तरह ही इस मिट्टी की रक्षा करेंगी। इसी जोश और जज्बे के दम पर ज़ेलेंस्की 3 दिन में खत्म होने वाले पुतिन के युद्ध के दावे को 94 दिनों तक खींच कर लाए हैं। कीरा रुडिक की पुतिन से मुलाकात शायद ही हो, लेकिन इस वक्त पूरा यूक्रेन कीरा रुडिक के इस जज्बात की तारीफ कर रहा है। ये दिगर बात है कि 94 दिनों में रणभूमि का दृश्य अब पहले से बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन का शहर दर शहर जीत रही है और ज़ेलेंस्की कीव में बैठे दुनिया से उन्हें बचाने की अपील के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहे। अमेरिका और यूरोप से मांगे जिन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की ने अब तक मोर्चा संभाला था, पुतिन की विशाल और शक्तिशाली सेना के सामने उनकी भी कुव्वत कम पड़ती दिख रही है। दूसरी ओर पुतिन के इरादे पहले से और ताकतवर दिख रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि श्वेत सागर के 9 फ्लीट के एडमिरल गोर्शकोव ने बैरेंट सागर में ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
महायुद्ध के बीच जिरकॉन का परीक्षण रूसी मिलिट्री की ताकत की नई कहानी है। जिरकॉन मिसाइल के परीक्षण की टाइमिंग को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हालांकि इस मिसाइल का भी परीक्षण ही हुआ है और माना जा रहा है कि अगले साल तक ही रूसी सेना में शामिल हो पाएगी। लेकिन इसकी मार और धार इतनी तेज और प्रचंड है कि अभी से रूस के दुश्मन देशों के कलेजे की कंपन बढ़ गई है। यहां समझ लेते हैं जिरकॉन मिसाइल की डिटेल। जिरकॉन मिसाइल के मुख्य रूप से 4 टाइप्स हैं: एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और लैंड अटैक यानी जमीन से हमला करने वाली मिसाइल। मतलब जल, थल, नभ कहीं से भी जिरकॉन अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर है। लेकिन इसकी खासियत इसकी टाइप से ज्यादा इसकी स्पीड और ताकत है। जिरकॉन मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से 9 गुना तेज है। इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। ये 300 से 400 किलो का वॉरहेड ले जा सकने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जिरकॉन के सेना में शामिल होने के बाद रूसी सेना की क्षमता और बढ़ जाएगी। कैसे, ये समझने के लिए जिरकॉन निर्माण के पीछे रूस का मकसद समझना बहुत जरूरी है। जिरकॉन का मकसद रूसी क्रूजर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों को मजबूत करना है। ये रूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास के तहत कई में से एक है। रूसी अधिकारियों ने जिरकॉन की क्षमता के बारे में दावा किया है कि मौजूदा एंटी मिसाइल सिस्टम जिरकॉन को नहीं रोक पाएंगे। जिरकॉन से लैस रूसी युद्धपोत रूस को मिनटों के भीतर हमला करने की क्षमता देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने की भविष्यवाणी दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट कर चुके हैं और ऐसी सूरत बनती है तो शायद रूस तब तक जिरकॉन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इस वक्त रूस यूक्रेन के खिलाफ किंझल मिसाइलें, 3M54 कैलिबर मिसाइलें, 9K 720 स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन के टैंकों की बर्बादी की तस्वीरों के बीच पुतिन की मिसाइलें युद्ध में ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं। यूक्रेन को अमेरिका से मिले कंधे पर रखकर फायर करने वाली जैवलिन मिसाइलों ने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन रूसी मिसाइलों के अटैक को रोक पाना ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। यूक्रेन का एंटी मिसाइल सिस्टम रूसी मिसाइलों की अचूक मार को रोकने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की यूरोप और अमेरिका से मिसाइलों की डिमांड करते रहे हैं और ज़ेलेंस्की की ये डिमांड अब पूरी भी हो रही है। डेनमार्क ने यूक्रेन को एंटी शिप हार्पून मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर दी है। इन मिसाइलों के मिलने से काला सागर में यूक्रेन की सैनिक ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक और कई युद्धों के दौरान अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी मिसाइल है। हार्पून मिसाइल 2 वेरिएंट में आती हैं। पहला AGM-84E स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल, दूसरा AGM-84 स्टैंड ऑफ लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। हार्पून एक ऑल वेदर एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल एक्टिव राडार होमिंग का उपयोग करती है और दुश्मन के राडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। एक हार्पून मिसाइल 221 किलोग्राम वॉरहेड के साथ दुश्मन के युद्धपोत को निशाना बनाने में सक्षम है। हार्पून मिसाइल 867 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकती है। हार्पून मिसाइल की एक यूनिट की कीमत $14,68,1200 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस मिसाइल के 7,500 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। ये मिसाइल 1977 से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नौसेना में तैनात हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक
हमारे देश की तटीय रक्षा को न केवल हार्पून मिसाइलों से मजबूत किया जाएगा, बल्कि इनका इस्तेमाल प्रशिक्षित यूक्रेनी टीमों के जरिए किया जाएगा। तट से युद्धपोतों पर हमला करने वाली हार्पून मिसाइलों को ओडेसा बंदरगाह से ऑपरेट किया जाएगा। इस बंदरगाह की सुरक्षा में पहले से ही नेपच्यून मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में हार्पून और नेपच्यून मिसाइलों का संचालन एक साथ किया जाएगा। 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी। इसकी वजह से यूक्रेन को न सिर्फ अनाजों का निर्यात बंद करना पड़ा, बल्कि समुद्री रास्ते से हथियारों और दूसरे जरूरी सामानों का आयात भी रोकना पड़ा। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल हमले शुरू करने के लिए अपने काला सागर बेड़े का भी इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले नेपच्यून मिसाइलों से रूस के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक मॉस्कोवा को डुबो दिया था। लेकिन पुतिन की सेहत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्रोध में पुतिन ने हमले और तेज कर दिए। जमीन पर मुट्ठी भर ज़ेलेंस्की की फौज को हराना आसान था, लेकिन ये युद्ध जमीन से ज्यादा तकनीक की निकली। ज़ेलेंस्की के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डिमांड पर अमेरिका में फाइनल मुहर लगने ही वाली है और इसके मिलने से ज़ेलेंस्की बेहद मजबूत हो जाएंगे। अमेरिका के बने ये रॉकेट सिस्टम कई 100 किलोमीटर तक रॉकेट की बारिश करने में सक्षम है। यूक्रेन का दावा है कि ये रॉकेट रूस के साथ जंग के दौरान गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन रॉकेटों की मारक क्षमता यूक्रेन के पास मौजूद सभी हथियारों में सबसे ज्यादा है। यूक्रेन ने अमेरिका से हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की मांग की है, जिसे हिमास के नाम से जाना जाता है। रॉकेट सिस्टम हिमास 300 किलोमीटर तक जमीनी हमला करने में सक्षम है। ये सिस्टम भी उसी तरह से रॉकेट दाग सकता है जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। हार्पून और मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम यूक्रेन को तब मुहैया कराए जा रहे हैं जब पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दे चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों देशों का युद्ध में नेक्स्ट स्टेप है मिसाइलों की एक दूसरे पर बौछार करना। रूस के पास भी इसकी कोई कमी नहीं है और ज़ेलेंस्की को मिसाइलें भारी तादाद में विदेशों से मिल रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ आसमानी हमले से पुतिन जीत तय कर सकते हैं या ज़ेलेंस्की अपने देश को बचा सकते हैं? जवाब है कतई नहीं। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त जिस तरह से रूसी फौज कहर बरपा रही है, ज़ेलेंस्की की सेना न सिर्फ तादाद में बल्कि ताकत में भी कम पड़ रही है। ये बताता है कि युद्ध में जल, थल और नभ तीनों में जो शक्तिशाली साबित होगा, अंत में जीत उसी की होगी, क्योंकि लगता है कि पुतिन बात तभी करेंगे जब कीव पर वो कब्जा कर लेंगे। यूक्रेन जंग की 95 दिनों की वॉर डायरी में सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें और हकीकत ही दर्ज है। इस वक्त यूक्रेन में डोनबास इलाके को जीतने की जंग छिड़ी हुई है। जर्मनी के एक रक्षा एक्सपर्ट माइकल कॉफमैन ने राष्ट्रपति पुतिन के डोनबास प्लान को डिकोड किया है। उनके मुताबिक पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते, बल्कि वो क्राइमिया की तरह यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को जीतकर उन पर कब्जा करना चाहते हैं। कॉफमैन का यह भी कहना है कि डोनबास की जंग पूरे यूक्रेन का भविष्य तय करेगी। पूर्वी यूक्रेन में भीषण हुई जंग। जारी है विध्वंस का महायुद्ध।
यूक्रेन जंग की वॉर डायरी। मैदान जंग में ज़ेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसकारी जंग को जारी हुए 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन ना तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जंग रोकने के लिए तैयार हैं और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने के लिए। दोनों ही देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने अपने दावे को दुनिया के सामने पुख्ता बताने और साबित करने के लिए रूस और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय बाकायदा ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं जिनमें जंग की तबाही साफ नजर आ रही है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि यूक्रेन के खेरसान इलाके में कैसे यूक्रेनी सैनिकों के हमले में रूसी सेना की एक गाड़ी धमाके के बाद जलकर तबाह हो गई। इस वीडियो को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के कमांडो ने रूसी सेना पर हमला करने के लिए सड़क पर आईईडी लगाया हुआ था और जैसे ही ये रूसी गाड़ी वहां से गुजरी तो वो धमाके के बाद जलकर स्वाहा हो गई। ये वीडियो भी खेरसान के मैदान जंग से ही आया है। इसे भी यूक्रेनी फौज ने ही रिलीज किया है। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिक M777 हौवित्जर तोप से रूसी सेना पर बमबारी करते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटिश हौवित्जर तोप FH-70 से रूसी सेना पर कहर बरसाते साफ देख सकते हैं। FH-70 हौवित्जर तोप को ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया है। FH-70 तोप से 15 से 18 मील तक की दूरी तक दुश्मन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यूक्रेन की सेना ने जंग का एक और वीडियो जारी किया है। इसमें स्ट्रुंगा P एंटी टैंक मिसाइल के हमले में रूसी सेना के एक टैंक को महज कुछ ही सेकंडों में तबाह होते हुए देखा जा सकता है। ये तो रही यूक्रेन के रूस को नुकसान पहुंचाने के दावे की बात। रूस का रक्षा मंत्रालय भी लगातार यूक्रेन जंग में अपनी जीत के दावे और यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने वाले वीडियो रिलीज कर रहा है। इस वीडियो में आप रूसी एयरफोर्स के मल्टी रोल जंगी हेलीकॉप्टरों KA-52 एलिगेटर और Mi-8 टर्मिनेटर को यूक्रेन की सेना पर कहर बरसाते साफ देख सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है और इस हमले के दौरान रूसी जंगी हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन की सेना के एक मजबूत गढ़ को तबाह कर दिया। जंगी हेलीकॉप्टर ही नहीं, रूसी सेना ने अपनी स्वचालित तोप माल्का की तबाही बरसाती तस्वीरें भी जारी की हैं। रूस का दावा है कि उसकी आर्टिलरी शेलिंग में यूक्रेन सेना के कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। रूस ये भी दावा कर रहा है कि वो अपनी बमबारी में यूक्रेन की सेना के सैन्य ठिकानों और उसके सशस्त्र बल की पोजीशन को निशाना बना रहा है। наших збройних сил यूक्रेन जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी बराबर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के हालात जटिल होते जा रहे हैं।
Завершився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна. Особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान बनावटी तो नहीं है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। आलम यह है कि इलाके के लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़-छोड़कर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। याना भी अपने 18 महीने के बेटे के साथ किसी तरह लिसिचांस्क से अपनी जान बचा कर आई हैं। Сказать, неделю тому назад немножко было еще более-менее можно, даже немножко больше, выйти хоть как-то детей там пустить погулять с подвала. Сейчас, на данный момент, мы больше 2 недель сидели в подвале. На поверхность мы не выходили с детьми. Сидело у нас 18 человек, 9 детей. Вот. Кушать готовили на улице, то есть. Вот. याना की आपबीती का एक दर्दनाक पहलू ये भी है कि उनके पति घर और जानवरों को देखने के लिए शहर में ही रह गए हैं। याना को इस बात का डर भी सता रहा है कि जंग खत्म होने के बाद अब वो अपने पति से शायद ही कभी मिल पाएं। Сидели там, в подвале, подъехали патрульная полиция и сказала, что чем быстрее, тем лучше эвакуироваться, так как опасно оставаться там в Лисичанске. Вот. Я думала, конечно, не соглашалась, и кто мы были, не хотели, конечно, выезжать с родного города. Ну, ради вот этих вот малюсеньких деток. जंग 2 देशों के बीच लड़ी जाती है, लेकिन इसका खमियाजा उन बेकसूर लोगों को उठाना पड़ता है जिनके हिस्से सिर्फ दर्द और आंसू आते हैं। यूक्रेन जंग से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानते बूझते हुए यूक्रेन के अलग-अलग शहरों के रिहायशी इलाकों और वहां रहने वाले लोगों पर बमबारी कर रही है। Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе. जिस माइकोलेव शहर का जिक्र यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने बयान में किया था, ये उसी शहर की हकीकत बयां करती तस्वीरें हैं। शहर में चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है और लोग अपने आशियाने उजड़ने के लिए रूस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। Кирпич отошел. Стекла там целы, ну как... यूक्रेन के माइकोलेव शहर में बिखरी तबाही की तस्वीरें खुद शहर के मेयर ने ही जारी की हैं। शहर के लोगों का आरोप है कि रूसी सेना ने उनके घरों पर बमबारी की, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब उनके पास सर छिपाने की जगह भी नहीं है। Нам хреново жилось, они нам сделали лучше нас от всего то, что мы нажили за свои 40 лет. यूक्रेन जंग पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस उनके देश के अलग-अलग इलाकों में लोगों को डराने की गरज से बेमकसद हमले कर रहा है। Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула 1 людина, 7 поранені, 2 у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району.
в 20 метрах від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація. ऐसे हालात में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार दोनों ही देशों यानी रूस और यूक्रेन को इस जंग से क्या हासिल हुआ। फिलहाल जंग जारी है, लिहाजा किसी की भी जीत का ऐलान अभी बेमायने ही होगा। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि 24 मई से 29 मई के बीच अब तक उसने 30,150 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यही नहीं, यूक्रेन अब तक रूसी सेना के 1,338 टैंकों को नष्ट कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना रूस के 3,270 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 207 एयरक्राफ्ट और 174 हेलीकॉप्टर तबाह कर चुकी है। यूक्रेन का ये भी दावा है कि वो रूस के 631 आर्टिलरी सिस्टम, 203 MLR सिस्टम, 116 क्रूज मिसाइलें, 13 जंगी जहाज और 48 स्पेशल इक्विपमेंट को नेस्त नाबूद कर चुका है। यूक्रेन के डॉनबास इलाके में छिड़ी जंग पर रक्षा विशेषज्ञ माइकल कॉफमैन का कहना है कि डॉनबास की जंग पूरे यूक्रेन का भविष्य तय करेगी। कॉफमैन के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन फिलहाल पूरे यूक्रेन पर परचम लहराने का ख्वाब छोड़ चुके हैं और अब उनकी कोशिश ये है कि वो क्राइमिया की तरह यूक्रेन के छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करते चले जाएं। वैसे भी डॉनबास के दोनेस्क और लुहांस्क में रूस समर्थित अलगाववादी गुट पिछले 8 साल से यूक्रेन फौज से लड़ाई लड़ ही रहे थे। अब रूस के इन दोनों ही इलाकों को बतौर दो देशों के मान्यता देने के बाद जंग उसी इलाके में वापस लौट आई है जहां साल 2014 में वो शुरू हुई थी। उनका कहना है कि भले ही यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर भारी पड़ रही है, लेकिन डॉनबास के दोनेस्क और लुहांस्क में कुछ और कहानी है। जंग की हकीकत को देखते हुए लगता है कि रूसी सेना पूरे डॉनबास पर कब्जा कर सकती है। उनका ये भी कहना है कि डॉनबास जीतने के बाद रूसी सेना का रुख खार्किव और कीव की तरफ होगा। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता का कहना है कि रूस की सेना डॉनबास में कब्जाए हुए इलाकों में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька. Бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. जंग के सूरत हाल को देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसान इलाके के जिन शहरों पर कब्जा किया हुआ है, उन जगहों से वो यूक्रेन के नागरिकों को बाहर नहीं निकलने दे रही है और उन्हें जबरन बंधक बनाया जा रहा है। З'являється все більше інформації про те, що окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей з тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів і закрили індивідуальний виїзд людей. Ті, хто впевнений у своїй позиції, таких рішень точно не ухвалював. Однозначно, це прояв слабкості. Прояв того, що їм нічого дати людям. Та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все своє. Все. І це обов'язково. रूस का दावा है कि वो जंग में अब तक यूक्रेन की सेना के 183 एयरक्राफ्ट, 128 हेलीकॉप्टर और 1049 UAV तबाह कर चुका है।
इसके अलावा रूसी सेना यूक्रेन के 325 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 3,309 टैंक और दूसरी जंगी गाड़ियों समेत 447 MLR सिस्टम नष्ट कर चुकी है। इतना ही नहीं, जंग में अब तक यूक्रेनी फौज के 1,722 आर्टिलरी और मोटार सिस्टम तबाह हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ इस जंग से सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की ही तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए पुतिन ने वो सब किया जो वो कर सकते थे। पुतिन की सेना पर आरोप तो ये तक लगे कि उन्होंने जंग जीतने के लिए केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया और अब इस कड़ी में रूस की सेना पर थर्मोबैरिक बम के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। थर्मोबैरिक बम एक ऐसा हथियार है जिस पर पूरी दुनिया में पाबंदी है, क्योंकि इसके धमाके से इतनी गर्मी पैदा होती है कि इंसान के शरीर का मांस तक जल जाता है। पहली नजर में इस वीडियो को देखने पर लगता है मानो जैसे आसमान में आतिशबाजी हुई और रंग बिखेरती हुई आतिशबाजी जमीन पर आकर रिमझिम तारों में तब्दील हो गई। लेकिन जितना खूबसूरत ये वीडियो देखने में लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है इन तस्वीरों के पीछे का सच। यूक्रेन की जंग से आए इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रूस के सबसे खतरनाक बम के धमाके की है, वो बम जिसे दुनिया थर्माइट रेन बम के नाम से जानती है। रूस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने यूक्रेन को जंग में पस्त करने के लिए थर्माइट रेन बम का इस्तेमाल किया। यही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि थर्माइट रेन बमों को रूस ने अपने ग्रैड लॉन्चर के साथ 9M22S रॉकेट से दागा। थर्माइट बम के दावे वाले इस वीडियो को यूक्रेन के कई पत्रकारों ने ट्वीट किया। एक यूक्रेनी पत्रकार ने इसे ट्वीट कर लिखा, थर्माइट जैसी युद्ध सामग्री का इस्तेमाल रूस ने किया। कल्पना कीजिए इसके बाद के क्या हालात रहे होंगे। अपने नाम की तरह थर्माइट रेन बम ब्लास्ट होने के बाद आसमान से बारिश जैसा प्रभाव छोड़ता है, लेकिन बारिश की बूंदों की जगह इससे ऐसे केमिकल निकलते हैं जो इंसान की हड्डी तक गला दे।